हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ किरण एंड मैं आपको आज COPD के बारे में बताऊंगी कि COPD क्या होता है, इसके कारण क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और आगे इसके कैसे केयर की जा सकती है, रिहैबिलिटेशन केयर कैसे की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल COPD क्या होता है। COPD की जो फुल फॉर्म है वो है C फॉर क्रॉनिक, B फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव, P फॉर पल्मोनरी और D फॉर डिजीज़। ठीक है। C फॉर क्रॉनिक मीन्स कि ये एक मतलब पल्मोनरी डिजीज़ है। पल्मोनरी का मीन्स कि ये रिलेटेड टू रेस्पिरेशन सिस्टम की होती है डिसीज़। ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जिसमें जो हमारी पल्मोनरीज हैं उसकी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शंस मीन्स कि जो लंबे समय से कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी तो उसकी वजह से जो हमारे एयरवे है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग आएगी, चेस्ट पेन होगी और इसके रिलेटेड आगे सिम्टम्स आएंगे। ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द लंग डिसीज दैट ब्लॉक्स द एयरवे एंड मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। ठीक है। मीन्स कि इट इज़ अ लंग डिसऑर्डर। ग्रुप ऑफ डिसीज मीन्स कि इसमें काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ साइनल सिम्टम्स होंगे जो हमारे एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारी ब्रीदिंग है उसमें डिफ़िकल्टी आएगी। ठीक है। एम्फीसीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आर द मोस्ट कॉमन कंडीशंस दैट मेक अप द COPD। मीन्स कि इसकी जो दो मेन कॉजेज़ है जिसकी वजह से पेशेंट को COPD हो सकता है। एम्फीसीमा मीन्स कि इट इज़ ऑल्सो अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन विच देर इज़ द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीदिंग। मीन्स कि ये भी एक रेस्पिरेशन सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें कि पेशेंट को बहुत ही सीवियर शॉर्टनेस आएगी ब्रीदिंग में। ठीक है। मीन्स की ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होगी पेशेंट को। और इसमें मेन ये होगा कि जो पेशेंट के लंग्स में एयरवे सैक्स है वो डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को आगे फर्दर प्रॉब्लम्स आएंगी। और जिस कंडीशन में लंग्स के एयरवे सैक्स डैमेज होंगे उस कंडीशन को हम एम्फीसीमा बोलेंगे। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस दिस इज़ द सेकेंड कॉज ऑफ द COPD। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिन पेशेंट्स को होगा उनको ऑब्वियसली मतलब कि आगे COPD होने के चांसेस होते हैं। क्रॉनिक मीन्स कि वही जिसको जो लॉन्ग टाइम से डिजीज़ होगी पेशेंट को। और ब्रोंकाइटिस का मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। ठीक है। जिन पेशेंट्स में ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लामेशन होंगी उनको ऑब्वियसली है कि आगे COPD के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। डैमेज टू द लंग्स फ्रॉम द COPD कैन बी रिवर्स्ड। अगर एक बार लंग्स डैमेज हो गए COPD की वजह से तो वो रिवर्स हो सकते हैं, कैन नॉट बी रिवर्स, दोबारा नहीं होंगे। कॉजेज़ में क्या आएगा कि इसके मेन 3 कॉजेज़ होते हैं COPD के। फर्स्ट इज़ स्मोकिंग, सेकंड इज़ एयर पोल्यूशन एंड थर्ड इज़ द फ्यूम्स एंड केमिकल्स। ठीक है। ये 3 मेन कॉजेज़ है COPD के जिसकी वजह से जो लंग्स है वो इन्फ्लेम्ड होंगे, एयरवे प्रॉपर नहीं होगी, इनपुट नहीं प्रॉपर होगी, आउटपुट नहीं प्रॉपर होगी और इसकी वजह से आगे फर्दर प्रॉब्लम्स आएंगी। फर्स्ट इसका जो मेन कॉज है वो है स्मोकिंग का मतलब क्या होता है, जो पेशेंट जो भी मतलब स्मोक करता है उससे क्या होगा, जो हार्मफुल केमिकल्स है वो हमारे जो लंग्स के इनर लाइनिंग होगी, एयरवेज होगा, उसको हार्मफुल केमिकल्स की वजह से वो डैमेज होंगे और पेशेंट को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होगा, जो एयर है उसमें अगर पोल्यूशन होगा तो वही एयर को हम इनहेल करते हैं, वो एयर में अगर पोल्यूशन होगा, केमिकल्स होंगे तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करेंगे, जिसकी वजह से हमारे ऑक्सीजन में इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा ऐड होंगी और पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में डिफ़िकल्टी आएगी। थर्ड इज़ द फ्यूम्स एंड द केमिकल्स। ठीक है। फ्यूम्स हार्मफुल फ्यूम्स हो गए, केमिकल्स हो गए। अगर पेशेंट उनको इनहेल करेगा किसी भी फॉर्म में तो वो क्या करेंगे, जो हमारे इंटरनल लाइनिंग है लंग्स की उनको डैमेज करने में प्रोग्रेसिव करेंगे। एंड अदर सिम्टम्स जो इसमें है कॉजेज वो है जेनेटिक्स मीन्स फ्रॉम द क्रॉस रिलेटिव्स ये प्रॉब्लम हो सकती है COPD की। ठीक है। अगर किसी को चाइल्डहुड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, मीन्स कि चाइल्डहुड में कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी कोई भी हो सकती है, लाइक ट्यूबिकुलोसिस पेशेंट को हो सकता है, बच्चे को निमोनिया हो सकता है। अगर कोई भी एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी तो उससे आगे और भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट कॉज इज़ द ब्रीदिंग सेकंड हैंड स्मोक, मीन्स कि पैसिव स्मोकिंग जिसको हम बोल सकते हैं। अगर कोई पेशेंट स्मोक कर रहा है, उसके पास कोई सेकंड पर्सन खड़ा है, अगर वो उसे इनहेल कर लेगा दैट इज़ द पैसिव स्मोकिंग, उसकी वजह से भी COPD होने के चांसेस होंगे।
ठीक है। नेक्स्ट आर द सिम्टम्स ऑफ द COPD, जिसको हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी बोलते हैं। अगर हम ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग बात करें कि ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग सिम्टम्स कैसे होंगे पेशेंट को, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर किस फॉर्म में होंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट इज द ग्रेड ए। अगर हम बोलेंगे कि पेशेंट को ग्रेड ए COPD है, उसका मतलब क्या होगा कि उसमें फ्यू सिम्टम्स होंगे पेशेंट को और लोअर रिस्क ऑफ गेटिंग वर्स, मीन्स कि उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होगा डिजीज़ कंडीशन का, और सिम्टम्स जो होंगे वो फ्यू होंगे सिम्टम्स, ठीक है। अगर ग्रेड बी होगा पेशेंट को COPD का, तो उसमें सिम्टम्स वर्स होंगे और लोअर रिस्क ऑफ गेटिंग वर्स होगा, ठीक है। ग्रेड सी होगा पेशेंट को, फ्यू सिम्टम्स होंगे और हाई रिस्क ऑफ गेटिंग वर्स होगा। अगर पेशेंट को बोले ग्रेड डी का COPD है, तो उसमें सिम्टम्स भी वर्स होंगे और रिस्क ऑफ गेटिंग भी हायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ COPD। अगर हम स्टेजेस के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करें तो कैसे करेंगे, अब स्टेज 1, 2 एंड 3, ठीक है। स्टेज 1 कम्स अंडर माइल्ड सिम्टम्स, स्टेज 2 कम्स अंडर मॉडरेट सिम्टम्स एंड स्टेज 3 कम्स अंडर सीवियर सिम्टम्स। अगर हम बोलें कि पेशेंट को स्टेज 1 का COPD है, इट मीन्स कि पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स है, ठीक है। अगर बोले कि पेशेंट को स्टेज 2 का COPD है, उसमें थोड़े मॉडरेट सिम्टम्स आ जाएंगे, थोड़े मतलब कि माइल्ड से थोड़े ज़्यादा सिम्टम्स आ जाएंगे। अगर स्टेज 3 का COPD बोले तो उसमें पेशेंट को ज़्यादा सिम्टम्स आएंगे, सीवियर सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगी स्टेज 3 के सिम्टम्स। फर्स्ट इज एक्सट्रीम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मीन्स कि पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी ब्रीदिंग में। सेकेंड, कफ दैट ब्रिंग्स अप म्यूकस, पेशेंट को कफिंग भी होगी और उसके साथ म्यूकस भी आएगा, ठीक है। वीजिंग, वीजिंग मीन्स कि पेशेंट जब ब्रीदिंग करेगा, सांस लेगा, तो उसमें जो साउंड एक प्रोड्यूस होगी उसको हम बोलते हैं वीजिंग साउंड, ठीक है। नेक्स्ट इज द चेस्ट टाइटनेस। चेस्ट टाइटनेस मीन्स कि चेस्ट पेन पेशेंट को इसमें फील होगी। स्वेलिंग इन द एंकल्स, फीट और लेग्स, ठीक है। वेट लॉस होगा पेशेंट का, लॉस ऑफ म्यूकस स्ट्रेंथ होगा एंड फैटीग और टायर्डनेस और लैसिट्यूड भी होगा इसमें पेशेंट को, ठीक है। आफ्टर क्लिनिकल सिम्टम्स, नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अगर ये सब पेशेंट्स को सिम्टम्स होंगे तो उसके बाद हम पेशेंट को असेसमेंट कैसे करेंगे, कौन कौन से टेस्ट करेंगे कि जिसकी वजह से हमें पता चले कि पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम है और किस दायरे तक है। फर्स्ट इज द स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री और PFT का मीन्स कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। इसमें हम पल्मोनरी का फंक्शंस चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री क्या होता है, इसमें हम एक्सेल करते हैं फोर्सफुली, ठीक है। फोर्सफुली एक्सेल करेंगे इनटू अ ट्यूब एंड दैट ट्यूब इज कनेक्टेड टू द स्पायरोमीटर, ठीक है। स्पायरोमीटर एक छोटी सी मशीन होती है जिसकी वजह से हम पेशेंट को बोलेंगे कि एक्सेल करें फोर्सफुली, और उससे हम ये काउंट करेंगे कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है। उससे ये एक पेनलेस टेस्ट होता है जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है टू डिटेक्ट द COPD। नेक्स्ट इज द चेस्ट एक्सरे टेस्ट। चेस्ट एक्सरे में क्या करेंगे, हम इसमें पेशेंट के एक्सरे लेंगे चेस्ट का और उसमें देखेंगे कि पेशेंट को एम्फीसीमा तो नहीं है। एम्फीसीमा क्या होता है, एम्फीसीमा मीन्स कि इट इज़ द सीवियर रेस्ट्रिक्शन इन द अमाउंट ऑफ द एयर फ्लोइंग इन एंड आउट ऑफ एयरवेज, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पेशेंट को सीवियर रेस्ट्रिक्शन होगी, मींस कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग बहुत ही ज़्यादा सीवियर होगी, जिसकी वजह से पेशेंट का मींस कि जो एयर फ्लो होगा इन एंड आउट ऑफ द एयरवेज वो बहुत ही कम होगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सांस लेने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये हम डिज़ीज़ को चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेस्ट एक्सरे, ठीक है। नेक्स्ट इज द CT स्कैन। हम CT स्कैन भी पेशेंट की कर सकते हैं। CT स्कैन क्यों करेंगे, द फुल फॉर्म ऑफ द CT स्कैन इज़ कंप्यूटर टोमोग्राफी। ये स्कैन हम पेशेंट के इसलिए करते हैं कि इससे हमें बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्वेशन होती है इंटरनल टिश्यूज़ की, इंटरनल लाइनिंग ऑफ द एयर सैक्स की, जिससे हमें इंटरनल डायग्नोसिस मिल सकते हैं कि पेशेंट को और क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गया हो, कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो, कोई ट्यूमर को डिटेक्ट करना हो, एंड दैट स्कैन इज़ वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट इज़ द लैब टेस्ट और द ब्लड टेस्ट। हम इसके अलावा अदर लैब टेस्ट भी कर सकते हैं जो कि हेल्पफुल होंगे टू डिटेक्ट द इन्फेक्शन और द अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। और इसमें हम एक और भी टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ द स्पूटम टेस्ट।
स्पूटम टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। स्पूटम टेस्ट में हम ये देख सकते हैं कि स्पूटम में कोई बैक्टीरिया तो नहीं प्रेजेंट, जिसकी वजह से पेशेंट को COPD के अलावा और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइक ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, और हम उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, ये था सारा डायग्नोस्टिक टेस्ट, और हम कौन कौन से असेसमेंट करेंगे, कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें COPD के प्रॉपर पता चल सके डिज़ीज़ के बारे में। नेक्स्ट इज़ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट में जो पेशेंट को प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, कौन कौन सी हम मेडिसिन दे सकते हैं, जो जो उसे सिम्टम्स है उसके रिगार्डिंग। सर्जिकल मैनेजमेंट में पेशेंट को बताएंगे अगर कोई डिजीज़ है उसकी अगर कोई सर्जरी हो सकती है पॉसिबल तो हम वो सर्जरी करेंगे। और जो नर्सिंग मैनेजमेंट है उसमें हम बताएंगे कि पेशेंट को कौन कौन सी केयर देनी है, को क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फर्स्ट इज द मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें हम पेशेंट को शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स मीन्स कि ये वो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। ब्रोंकोडायलेटर्स जो मेडिसिन्स होती हैं ये ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने में हेल्प करेंगी, और जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने में हेल्प करेंगी, और जो पेशेंट का शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है उसे भी कंट्रोल करेंगी। ठीक है, और जो ये मेडिसिन्स होती हैं ये 15 मिनट्स में अपना एक्शन स्टार्ट करती हैं, और ये अप टू 4 आवर्स तक ये इसका एक्शन बॉडी में रहता है। ठीक है, और जो शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स है वो हम पेशेंट को कौन कौन से दे सकते हैं, बीटा-2 एगोनिस्ट इनहेलर्स दे सकते हैं। ठीक है, उसमें सल्ब्यूटामोल आ गया, और टर्ब्यूटालिन भी दे सकते हैं। ये मसल्स को, इंटरनल लाइनिंग को रिलैक्स करेंगी और पेशेंट को ब्रीदिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, सेकेंड इज़ जो लेटेस्ट इसकी मैनेजमेंट है ये वो है भारत होम्योपैथिक। भारत होम्योपैथिक में क्या है, इसमें हम पेशेंट को होम्योपैथिक ड्रग्स दे सकते हैं। ये होम्योपैथिक ड्रग्स बहुत ही हेल्पफुल है, इससे पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और इसका ट्रीटमेंट भी क्योर होगा, सिम्टम्स जो है वो क्योर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, क्योंकि इसमें पेशेंट को सबसे मेन प्रॉब्लम आएगी ऑक्सीजन की, ब्रीदिंग शॉर्टनेस होगी, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम पेशेंट को सबसे पहले ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। एंड नेक्स्ट इज द सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में क्या आएगा, पेशेंट को हम फिजिकल एक्सरसाइजेस के बारे में बता सकते हैं, स्मोकिंग को स्टॉप करना है उसके बारे में एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, एंड सर्जिकल मैनेजमेंट में इसमें मेन आएगा BLVR। BLVR मीन्स ब्रोंकोस्कोपिक लंग वॉल्यूम रिडक्शन। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसके ब्रोंकोस्कोपी मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ द ब्रोंकोस्कोप हम क्या करेंगे, जो लंग वॉल्यूम है उसकी रिडक्शन करेंगे। कौन से लंग वॉल्यूम की रिडक्शन करेंगे, जहाँ पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी, जो एरिया उसका अफेक्टेड है वो एरिया को हम रिपेयर करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर होगा, और इसमें पेशेंट को हम ट्रीट करेंगे सीवियर एम्फीसीमा। जिन पेशेंट्स को सीवियर एम्फीसीमा है उनके केसेस में हम ये BLVR वाला प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, इसमें पेशेंट को ब्रोंको एंडोब्रोंकियल वाल्व से यूज़ करेंगे, और जो ये डिवाइसेस होती है ये टाइनी होती है, इसको हम इम्प्लांट करेंगे इन द एयरवेज ऑफ द लंग्स, एंड ये एक्ट करेंगे एज अ 1 वे वाल्व। ठीक है, जो इसके बेनिफिट्स है, इससे क्या होगा, इम्प्रूव होगी लंग कैपेसिटी। ठीक है, सेकेंड लंग फंक्शन इंप्रूव होगा, एंड थर्ड इज़ द क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंप्रूव होगी। ठीक है, ये था सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके बाद आएगा लास्ट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। फर्स्ट आएगा इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, पेशेंट को एयरवे क्लियर प्रॉपर नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि पेशेंट को ब्रोंकोस्पाज्म है और फटीग है। इसकी वजह से पेशेंट को एयरवे में प्रॉब्लम आएगी, तो हम इसमें पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट दे सकते हैं, प्रॉपर पोजीशन दे सकते हैं। ठीक है, मेडिसिन दे सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। नेक्स्ट आ गया इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन। अगर गैस एक्सचेंज होगा रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन के, तो उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को एडवाइसेस देंगे। इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न related to increased production of secretions and retained secretions. And fourth is imbalanced nutrition less than body requirement related to loss of appetite। हो सकता है पेशेंट का न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो गया, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, तो हम इसमें पेशेंट को डाइट देंगे कि इसमें पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, तो उसकी वजह से पेशेंट को फटीग होगी, लैसिट्यूड होगा, तो इसमें पेशेंट को हम क्या देंगे, प्रॉपर वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन डाइट के बारे में एजुकेशन देंगे। ठीक है, एंड द लास्ट इज द रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सिक्रीशंस। ठीक है, कौन सी सिक्रीशन, सारा वो इन्फेक्शन होगी पेशेंट को रेस्पिरेटरी, तो इसमें जो पेशेंट को इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा रहेगा, तो इस केसेस में हम क्या करेंगे,
इस केसेस में हम पेशेंट को प्रॉपर वो करेंगे, आइसोलेट करके रखेंगे, ठीक है। जो इसके यूटेंसिल्स हैं, जो भी इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हम सारा कुछ सेपरेट करके रखेंगे, ठीक है। जो इसके क्लोथ्स वगैरह है वो हम सनलाइट में ड्राई करेंगे, पेशेंट का हैंड वॉशिंग प्रॉपर करेंगे और पेशेंट को प्रॉपर आइसोलेशन की टेक्निक्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स मेडिकेशंस के बारे में बताएंगे। ये सारी चीज़ें जो है हेल्पफुल करेंगी टू प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट टाइम मैं आपको अच्छे अच्छे न्यू टॉपिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। थैंक यू।